चलिए अब बात करते हैं मार्केट की। इस समय डॉक्टर रेड्डीज में हल्की सी रिकवरी आ रही है। ये इस समय का आज का एक टाइम ऐसा लग रहा था कि ये फ्राइडे एक्सीडेंट है, लेकिन एटलीस्ट वो एक्सीडेंट होने से बच गया है। करीब नीचे के लेवल से 9-10% ये रिकवर हुआ है। और लेकिन जो ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं वो काफ़ी ख़राब हैं। और ऑब्जर्वेशंस ख़राब हैं इसका मतलब ये है कि एक वार्निंग लेटर का रिस्क है यहाँ पर, और एक इंपोर्ट अलर्ट का भी रिस्क है, क्योंकि और इससे काफ़ी अर्निंग्स पर फ़र्क पड़ेगा। तो देखते हैं रिकवरी कब तक सस्टेन करती है। ये न्यूज़ नेगेटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, कितनी नेगेटिव है कि ये स्टॉक 10% गिरे या 20%, ये मार्केट वर्डिक्ट देगा। अभी नीचे के लेवल से तो इसमें थोड़ी सी रिकवरी आई चुकी है। उसके अलावा कुछ शेयरों की बात कर लेते हैं। तो वोडाफोन आइडिया 5% नीचे है, पेज इंडस्ट्रीज़ करीब 5.25% नीचे है, ग्लेनमार्क नतीजों के बाद ख़राब है, अशोक लेलैंड कल की तेज़ी के बाद आज उसमें प्रॉफिट टेकिंग है तो वो स्टॉक इस समय नीचे है। डिवीज़ लैब्स जहां पर आईटी रेट्स की खबर है वो 4% नीचे है। लुपिन में गिरावट है। फार्मा स्टॉक्स में अक्रॉस द बोर्ड काफ़ी सेलिंग आप इस समय नोटिस कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ें, इससे पहले एक गेस्ट को हमारे साथ जोड़ लेते हैं। सबसे पहले देवेन चोकसी हमारे साथ हैं, केयर चोकसी से। देवेन, गुड मॉर्निंग। फ्राइडे फैक्टर, आज डॉक्टर रेड्डीज का दिन है, लेकिन आप मतलब मैं डॉक्टर रेड्डीज पे सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, मैं जनरली आपसे एक चीज़ पूछ रहा हूँ कि ये मार्केट में हो क्या गया है ऑफ लेट। जिस तरीके से बड़े स्टॉक्स 10%, 15%, 20% गिर रहे हैं, क्या एक तरीके की बायर स्ट्राइक है इस समय मार्केट में? Yeah, Anuj, good morning. I think very pertinent question. I think what we are observing काफ़ी दिनों से और काफ़ी महीने से there is a crisis of confidence in the market. क्योंकि मार्केट में एक तरफ आई थिंक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम बना है। आपका दिन में 16,000 करोड़ का डिलीवरी वॉल्यूम बनता है जी, 40,000 करोड़ में से करीबन 16,000 का डिलीवरी वॉल्यूम में कन्वर्ट होता है, और उसके सामने डेरिवेटिव मार्केट का वॉल्यूम जो है वो 25 गुना है, यानी 4 लाख करोड़ का एवरेज हो रहा है। On a given day, I think it is 7 lakh, 8 lakh crores. So to a greater extent, I think the entire market is polarized in the hands of the derivative traders, and that is where I think the significant problem is lying. On the other side, mid caps and other small cap companies के जहाँ पे ज़्यादातर प्रॉब्लम काफ़ी हद तक आई थिंक जो प्लेज शेयरों की है, वहाँ पे सेंटीमेंट नेगेटिव होने के कारण आई थिंक बाइंग तो डेफिनेटली नहीं आ रही है, बट एट द सेम टाइम आई थिंक दी शॉर्ट सेलर्स आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन एंड दे आर हैमरिंग द स्टॉक प्राइस, एंड दैट इज कॉजिंग दी पैनिक विद दी लेंडर्स, एंड दे ऑल्सो आई थिंक एड फ्यूअल टू द फायर। सो ये सब चीज़ों के साथ में आई थिंक मार्केट में एक जो स्ट्रक्चरल कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो कॉन्फिडेंस नहीं है। उसके सामने आर्ग्यूमेंट ऐसा आ सकता है कि डेफिनेटली जब भी भाव गिरते हैं, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव बनते हैं, तो बाइंग करने की तक बनती है, अपॉर्चुनिटी बनती है। मैं डेफिनेटली वो चीज़ को मानता हूँ, बट जब मार्केट के अंदर एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी को आप थोड़ा हिम्मत से नहीं ले सकते हो। सो दैट इज़ वेयर आई थिंक वी आर सीइंग द क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस। अदरवाइज फंडामेंटल्स फॉर द कंपनीज एंड इकोनॉमी दे रिमेन प्रेटी स्ट्रॉन्ग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। चलिए, फंडामेंटल स्ट्रांग हैं और इस समय सिर्फ एक एफ&ओ में हैवी वॉल्यूम की वजह से, और ये हम देख भी रहे हैं कल कितना 15-16 लाख करोड़ का एफ&ओ वॉल्यूम हुआ था, गिरावट आ रही है। तो इस समय किन शेयरों पर आपकी नज़र रहेगी देवेन? कौन से स्टॉक्स आपको लग रहा है कि इस समय बाय कर सकते हैं? I think very importantly we find some of the quality names like companies like Ashok Leyland. In a relatively challenging period, they came up with good set of numbers. Companies like Sterlite Technology, where I think the fortunes are also equally I think well promised. At the same time, I think the business of the company is doing well and numbers अच्छे आ रहे हैं। उसके साथ में कंजम्पशन स्पेस में जो कंपनियां हैं उनके भी नंबर काफ़ी हद तक अच्छे आए हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि इवन इन्वेस्टमेंट स्पेस में देखें तो जो लाइफ इंश्योरेंस का जो बिज़नेस है वो बिज़नेस भी आई थिंक काफ़ी हद तक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। इवन सिलेक्टिव हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, कंज्यूमर फाइनेंस कंपनीज इन एनबीएफसी स्पेस के जहाँ बैलेंस शीट अच्छी है, सुरक्षित है, वहाँ पे आई थिंक एक गिरावट के साथ में जो अपॉर्चुनिटी बनती है ये माहौल अभी बना हुआ है। तो यस, आई थिंक दिस मार्केट इज़ मोर ऑफ ए स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट करंटली। मैं नहीं मानता हूँ कोई सेक्युलर ट्रेंड बनता है कोई सेक्टर के अंदर। सो मैं इस हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि आई थिंक इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर प्रेफरेंस ज़्यादा देना चाहिए। डॉक्टर रेड्डीज आपके रेडार पर रहेगा देवेन? इस पर कोई टिप्पणी देंगे आप? सो कंपनी फंडामेंटल्स हम लोग देख रहे हैं, आई थिंक काफ़ी हद तक आई थिंक दे आर इन शेप। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट ऑन दैट साइड। जो एक सबसे बड़ी तकलीफ की बात यह है, आई थिंक विच इज़ व्हाट वी गेदर आई थिंक आफ्टर टॉकिंग टू मोस्ट ऑफ द फार्मा कंपनीज, that US FDA regulatory, I think they go after Indian companies because I think they make maximum out of the US market. And for everything, I think after giving clearance, I think they're still out of them. So haunting is still taking place.
So from that perspective, I think every small observation becomes big observation, and I think that is creating a problem in the pharma companies. According to me, I think they are following the standards as per the understanding that we carry. Plus, I think once we see the plants and facilities in place, काफ़ी हद तक कन्विक्शन बैठता है कि फार्मा कंपनीज इंडिया की स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है. इवन वी टॉक टू कंसल्टेंट्स, आई थिंक वो आर प्रोवाइडिंग दी फार्मा कंपनीज प्लांट एंड मशीनरी एंड फैसिलिटीज. दे आल्सो कंफर्म दैट दे आर ऑपरेटिंग एज पर द ग्लोबल स्टैंडर्ड. बट आई थिंक सम अमाउंट ऑफ I would not call it vindictiveness, it would be a strong word to use, but मेरे ख्याल से I think to a greater extent US FDA का जो दायरा है इंडियन फार्मा कंपनी की तरफ, आई थिंक वो ज़रा ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, ऐसा मान के चलते हैं. तो दैट इज़ द रीजन फॉर विच मेनी ऑफ द कंपनीज आर फेसिंग द ओवरहैंगिंग सिचुएशन. या ओके देवेन, थैंक्स अ लॉट टाइम निकालने के लिए और हमसे बात करने के लिए. ये व्यू है देवेन चोकसी का, और काफ़ी सही बात जो देवेन ने बोली है. इस समय मार्केट में सेलिंग प्रेशर तो है, लेकिन उससे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि पूरा का पूरा सेलिंग प्रेशर F&O मार्केट की वजह से आ रहा है, और बाइंग की एक प्रॉब्लम है इस मार्केट में. जब बाइंग रिज्यूम होगी तो बहुत स्ट्रांग बाइंग होगी, लेकिन अभी वो हो नहीं रही है. चलिए अब अपने और गेस्ट को ज्वाइन करते हैं. मितेश ठक्कर हमारे साथ हैं और सुमित बागड़िया भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं. तो गुड मॉर्निंग मितेश, पहले आपके पास आऊँगा. क्या कॉल होगी इंडेक्स पर इस समय? गुड मॉर्निंग अनुज. आई थिंक मैं एक 10,800 के लेवल को कल से वॉच कर रहा था कि उसके नीचे अगर हम लोग बंद देते हैं तो गिरावट बढ़नी चाहिए, और 10,660 का पहला टारगेट होगा. आई थिंक हम उससे ज़्यादा दूर नहीं है, और मुझे लगता है कि इवेंचुअली हम 10,660 को ब्रेक करते हुए 10,500 10,480 की तरफ बढ़ेंगे. तो अभी भी व्यू बेयरिश है, डिस्पाइट कि हम लोग थोड़े से ओवरसोल्ड भी हो गए हैं और 4-5 दिन से लगातार गिर भी रहे हैं. परंतु स्ट्रक्चर काफ़ी नेगेटिव हुआ है शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे भी और मीडियम टर्म चार्ट्स पे भी, इसलिए इस बार लगता है कि गिरावट थोड़ी ज़्यादा आएगी. तो मेरा व्यू नेगेटिव रहेगा. पुल बैक्स में भी शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर आप अदरवाइज मार्च के पुट ऑप्शंस बाय करें, वो बेस्ट स्ट्रैटेजी रहेगी. 10,700 का पुट मेरे ख्याल से 190-195 के पास ट्रेड करा. डिस्क्लेमर की मेरी खुद में इसमें पोजीशंस हैं, परंतु आई थिंक मेरे ख्याल से ये फिर भी एक अच्छा ट्रेड रहेगा लेने के लिए. और ऊपर में जब तक 10,800 के ऊपर स्पॉट बंद नहीं होता तब तक एक बेरिश या नेगेटिव व्यू बना कर रखें. चलिए नेगेटिव व्यू बनाकर रखिए. सुमित गुड मॉर्निंग, आपकी अप्रोच क्या होगी? हाय गुड मॉर्निंग अनुज. वेल देखिए, मार्केट्स के अंदर एक अच्छा खासा दबाव बना हुआ है, और आज भी हमने ऊपरी लेवल से एक दबाव ही देखा, और अभी 10,700 के लेवल्स भी टूटे. तो जब तक ये 10,700 के नीचे है तब तक निफ्टी वीक ही है. शायद नीचे में हमें 10,610 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं. तो एक बार दबाव थोड़ा सा और बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है. एक कन्विंसिंग मूव ऊपर जब तक आता नहीं है तब तक थोड़ा सा बाइंग के लिए वेट एंड वॉच करें. निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर भी शायद 26,600 26,500 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं. 27,000 27,050 ये इमीडिएट रेजिस्टेंस है. ये लेवल्स टूटेंगे उसके बाद ही तेजी में बैठना चाहिए, और बेटर रहेगा कि ये जो लेवल्स है वो प्योरली आज इंट्राडे के हिसाब से काम में ले, और पोजीशंस को आज इंट्राडे ही काट के जाए. नेक्स्ट वीक मंडे से नई शुरुआत में हम नया व्यू लेंगे. ये फिलहाल इंट्राडे कॉल समझ के प्योरली इंट्राडे ट्रेडिंग के हिसाब से काम करें. चलिए इंट्राडे की स्ट्रैटेजीज हैं ये, और इनको इसी तरीके से ट्रीट करिए. सबसे पहले अब कुछ दर्शकों को जोड़ते हैं. सबसे पहले शांतनु इंदौर से ये कॉलर है हमारे साथ, या फिर ओके ये एक व्हाट्सएप है हमारे पास. ICICI बैंक के इन्होंने 5 लॉट बाय किए हैं 346 रुपये 10 पैसे पर. अब देखिए ये स्टॉक एकदम सपोर्ट के आसपास है. कल का जो लो था वो बहुत, वहाँ से एक बहुत अच्छा बाउंस दिया था इसने. पर्सनली मुझे लग रहा है कि वो काफ़ी अच्छा लो बनाया है स्टॉक ने, लेकिन मार्केट रिस्क इस समय है क्योंकि मार्केट काफ़ी डाउन है, तो उसमें ज़्यादातर तेज़ी के आइडियाज़ चल नहीं रहे हैं. मितेश, कल स्टॉक ने बाउंस बैक दिया, थोड़ा निफ्टी बैंक को सपोर्ट किया लोअर लेवल से, और आज भी अभी ठीक ठाक है स्टॉक. इनफैक्ट बैंक निफ्टी को अगर इस समय गेम में कोई रख रहा है तो सिर्फ ICICI बैंक है. अब यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी होगी? अनुज, इनफैक्ट जब से स्टॉक में रीरेटिंग चालू हुई है अक्टूबर एंड से, आई थिंक 3 या 4 बार स्टॉक ने 340-335 की रेंज में जाके लोज बनाए और उनको तोड़ा नहीं है, और वहाँ से बाउंस बैक दिया है. तो वो लेवल जैसे कि आपने बताया, आई थिंक क्लियरली बहुत इंपॉर्टेंट है. कल का लो 336 का थोड़ा सा डीप लेवल है, परंतु आई थिंक वो एक बेस्ट स्टॉप लॉस है. और ऊपर में फिलहाल के लिए जो कि मार्केट रिस्क है, शायद ज़्यादा बड़ी तेजी ना हो, परंतु अगर 355-357 के आसपास के आपको लेवल्स दिखते हैं जहाँ पर कुछ एवरेजेस कन्वर्ज हो रहे हैं, तो आई थिंक वहाँ पर एग्जिट करने का ट्राई करें. और मेरे ख्याल से आई थिंक थोड़ी सी पोजीशंस आई थिंक कम रखें, क्योंकि बेरिश टोन निफ्टी में आ चुका है ऑलरेडी. ओके चलिए अब अगला भी हमारे पास एक व्हाट्सएप है. मनीष कुमार दमन से हमारे साथ हैं. गुड मॉर्निंग मनीष. सॉरी ओके व्हाट्सएप है दमन से व्हाट्सएप भेजा. ONGC के 4 रुपये 10 पैसे पे 130 का पुट है, और 135 की कॉल 1 रुपये 90 पैसे पर है. ये बहुत बेकार स्ट्रैटेजी है. ये इस स्ट्रैटेजी में आपको कुछ नहीं मिलना है. इसमें आपने सिर्फ जो जिसने आपको ऑप्शन बेचा है उसको पैसा देना है, और कुछ नहीं है स्ट्रैटेजी में. ये ऑसिलेटिंग स्टॉक है. हालांकि कॉल में थोड़ा पैसा बन रहा है आपका, लेकिन बेसिकली आपने स्ट्रैंगल बाय किया. स्ट्रैंगल
बाय करने में पैसा बहुत कम बनता है, क्योंकि जो सेलर है उसको पता है इसके लिए जितना आपकी कॉल में पैसा बन रहा है उतना ही पैसा आप पुट में लूज़ कर रहे हैं। सुमित, क्या एडवाइस होगी? आज स्टॉक तो ऊपर है, आज बहुत दिनों के बाद स्टॉक ने एक अच्छा मूव दिखाया है। पुट में से इनको निकल जाना चाहिए क्योंकि स्टॉक ने नीचे में सपोर्ट ले लिया है और आज का जो कैंडल फॉर्म हुआ है वो एक पॉजिटिव कैंडल है। 140 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो इस सीरीज के अंदर यहां से 7 से 8 रुपए का अपमूव और देखने को मिलेगा। इसका स्टॉक का मेजर रेजिस्टेंस है 148 से 150 के आसपास। ये लेवल्स टूटेंगे तब स्टॉक में लंबे समय के हिसाब से एक तेजी की शुरुआत होगी। फिलहाल स्टॉक का जो इमीडिएट रेंज है वो 130 से 148 है। पुट की पोजीशन से निकल जाए, कॉल की पोजीशंस को एक बार होल्ड कर लें। 140 के ऊपर जाता है तो इनको और भी मुनाफा बढ़ेगा कॉल की पोजीशंस के अंदर। ओके, 140 के ऊपर कॉल की पोजीशन में मुनाफा बढ़ेगा तो पुट भले स्क्वायर ऑफ कर लें और कॉल रखें, ये है स्ट्रैटेजी इस समय। फ्लैशेस देख रहे हैं आप स्क्रीन पर। जो CCS की बैठक थी वो ख़त्म हो गई है। अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारी डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण से कुछ स्टेटमेंट। जो कल एक कावर्डली एक्ट हुआ है उसमें 44 जवान शहीद हुए हैं हमारे, और कई लोगों की मांग है कि अब दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक या उससे बड़ा कदम उठाया जाए, और ये एक काफ़ी सेंटिमेंट बिल्ड हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। काफ़ी लोगों में गुस्सा है, होना भी चाहिए। और अब देखते हैं एक निर्मला जी क्या कह रही है यहाँ पर। अभी मेरे ख्याल से उनकी स्टेटमेंट स्टार्ट नहीं हुई है, अभी थोड़ा सा वहाँ पर पैंडेमोनियम है, थोड़ा टाइम लगेगा सबको अपना ट्राइपॉड वगैरह सेट करने में, तो उसमें कुछ बोल रही नहीं, अभी कुछ बोल नहीं रही हैं। आगे बढ़ें तो तब तक कुछ और सवाल ले लेते हैं, उसके बाद स्टेटमेंट पर जाएंगे। ओके, कॉलर है हमारे साथ अमित दीक्षित। अमित, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सवाल पूछिए सर, मेरे पास अशोका डिलेक्ट का 27 रुपए 50 पैसे का फरवरी सीरीज का एक लोट है 3 रुपए 25 पैसे से। ये कब लिया आपने? कल लिया या रिजल्ट के बाद लिया? नहीं सर, ये मतलब फरवरी सीरीज के हिसाब से लास्ट फ्राइडे को लिया था। ठीक है, कल अच्छी अपॉर्चुनिटी दी थी इसने आपको एग्जिट के लिए। अभी इसका भाव लेकर आते हैं। ये प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि ये स्टॉक काफ़ी वीक है, और इतने अच्छे रिजल्ट के बाद, अशोक लेलैंड की बात हो रही है यहाँ पर, इतने अच्छे रिजल्ट के बाद भी ये स्टॉक वीक है और अब तो 90 पैसे रह गया। ये कल आपको इसमें एग्जिट अपॉर्चुनिटी थी। मितेश, अब लग रहा है इनको एग्जिट मिलेगी या नहीं है? बस ये 1 रुपये ले लें। एक अच्छी बात ये है कि एक ही लॉट बाय किया इन्होंने, तो 4000 का लॉट साइज है, तो लॉस बहुत बड़ा नहीं है। अनुज, अशोक लेलैंड आई थिंक आपने सही बताया कि कल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, बिकॉज ये 86-87 के आसपास जाके पिछली बार भी अटका था, इस बार भी रैली में अटका है। परंतु मेरे ख्याल से आई थिंक अगर इसको पोजिशनली रख सकते हैं तो रखें, अदरवाइज 1 रुपये के लॉस में निकल जाएं, क्योंकि ये जो 80 और 75 का जो लेवल है यहाँ पर आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो मल्टीपल टाइम्स स्टॉक ने लॉस बनाया, और काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है मंथली चार्ट्स पे, वीकली चार्ट्स पे और पिवट्स के चार्ट्स पे। मेरे ख्याल से आई थिंक ये रेंज इमीडिएटली टूटेगी नहीं और स्टॉक में आपको बाउंस बैक के मौके आते रहेंगे। परंतु हो सकता है कि इंट्रा वीक या इंट्रा डे में आपको 76.5, 77, 78 के लेवल्स देखने को मिल जाए तो पेन बढ़ सकता है। तो अगर आप वो ले सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज 1 रुपये लॉस पे एग्जिट कर लें। और ऊपर में 85-87 के आसपास की रेंज में आई थिंक एक माइनर इंट्राडे पिवट बन चुका है, तो आई थिंक वहाँ पर प्रॉफिट लेने का ट्राई करें। चलिए, बाय द वे डॉक्टर रेड्डीज अब नीचे के लेवल से 32% रिकवर कर चुका है। एक शानदार रिकवरी है वो। परहैप्स वो न्यूज़ नेगेटिव है, न्यूज़, इसमें कोई डाउट नहीं है कि न्यूज़ नेगेटिव है, लेकिन इतनी नेगेटिव नहीं थी कि स्टॉक 40% गिरे या 35% गिरे। तो वो थोड़ा सा मार्केट अब समझ रही है और वहाँ पर अब थोड़ी सी बाइंग रिज्यूम हो रही है। अब अगले दर्शक को जोड़ते हैं। प्रतीक पटना से हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग प्रतीक। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। सवाल पूछिए सर। मेरे पास बाटा इंडिया 1280 का कॉल है 24 रुपए में। ठीक है, कब लिया आपने? ये मैंने कल लिया है। हाँ ठीक है, थोड़ा ऊपर के भाव पे ले लिया आपने, लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि इसमें भी शायद आपका पैसा बन जाए, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और लाइफ टाइम हाई रेगुलरली बना रहा है ये। सुमित, क्या सजेस्ट करेंगे इन्हें? स्टॉप लॉस कोई सजेस्ट करेंगे या एग्जिट की एडवाइस होगी? अब 24 पे लिया 1280 का कॉल, इस समय 20 रुपये। स्ट्रॉन्ग स्टॉक है ये और एक वन वे तेजी दिखा रहा है, लाइफ टाइम हाई के आसपास चल रहा है और एक अच्छी कैंडल फॉर्म होने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। शायद हो सकता है 2 से 3 दिन और कंसोलिडेट करे और नीचे में शायद 1240 1250 तक के लेवल्स दिखाए। अभी 1260 चल रहा है। स्टॉक का स्ट्रक्चर मजबूत है, इसके लिए मैं इनको एक बार होल्ड करने की ही सलाह दूंगा। जैसे स्टॉक यहां से थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम पकड़ेगा तो पहला टारगेट स्पॉट लेवल्स के हिसाब से 1275-80 का होगा और 1280 का लेवल टूटने पे शायद इस सीरीज में 1300 रुपए तक का लेवल्स भी देखने को मिल सकता है। वो केस में इनको अच्छा मुनाफा होगा। नीचे में 1240 से 1245 के आसपास का सपोर्ट है, अगर वो टूटेगा तब फिर इनको निकलना ही पड़ेगा। उसके बाद ये स्टॉक एक बार थोड़ा सा कंसोलिडेशन में चला जाएगा।
चलिए ठीक है, तो इस समय 1260-62 के करीब चल रहा है, लाइफ टाइम हाई के काफ़ी करीब है, शायद आपका पैसा बन जाए, लेकिन स्टॉप लॉस रखिएगा आप। अब दिनेश पटेल सूरत से, गुड मॉर्निंग दिनेश। प्लीज़ टीवी का ऑडियो बंद करिए वरना आप हमारी आवाज़ नहीं सुन पाएंगे। पूछिए सवाल। चलिए इनका सवाल ले लेते हैं। उज्जीवन फाइनेंस इन्होंने एक लॉट सेल किया है 255 रुपये पर और इस समय 275 रुपये का भाव है। बहुत गलत स्टॉक चुना आपने सेल करने के लिए, क्योंकि कल की आरबीआई की इन्फॉर्मेशन के बाद एक्विटास और उज्जीवन दो ऐसी कंपनियां हैं जिनको आपको बेचने से बचना चाहिए। ये अब अगली कंपनियां होंगी जिसे एटलीस्ट सही है या गलत है, मार्केट की होप होगी कि इनके लिए भी शायद कुछ अच्छा नए आरबीआई डिस्पेंसेशन की तरफ से निकल कर आएगा। मितेश क्या कहेंगे, लॉस बुक कर लें? 20 रुपये का लॉस है, काफ़ी बड़ा लॉस है फ्यूचर्स के हिसाब से। जी अनुज, आई थिंक क्योंकि देखिए 270 के ऊपर जब ये निकल गया तो आई थिंक क्लियरली इसका शॉर्ट टर्म ट्रेंड ऊपर की तरफ हो गया है, तो मेरे ख्याल से एग्जिट कर लें। और आई थिंक जब भी आप सेल भी कर रहे हैं तो आई थिंक इतनी देर तक वेट नहीं करें। आई थिंक जब आप पोजीशन ले रहे हैं तभी डिसाइड करें कि आप क्या लॉस पे या क्या लेवल्स पे अपनी ट्रेड को काटेंगे और सिमिलरली क्या प्रॉफिट आप लेना चाहते हैं उस पोजीशन में। तो ये सब फैक्टर्स डिसाइड करके ट्रेड लें। अभी के लिए एग्जिट कर लें, बिकॉज 270 क्रॉस करना मतलब स्टॉक में वीकनेस नहीं है अभी। चलिए स्टॉक में वीकनेस नहीं है तो इसके लिए आप इसमें से एग्जिट कर लें, उसी में भलाई है। अब इस समय की फ्रेश कॉल्स ले लेते हैं। मितेश क्या शॉर्ट लिस्ट किया है? जी दो सेल कॉल होंगे अनुज। एक पिडलाइट का होगा 1096 के आसपास ये स्टॉक, 95-96 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 1092 के का इसका 200 एवरेज है, तो आई थिंक अगर वो तोड़ता है तो वहाँ पे सेल करें। 1106 का स्टॉप लॉस लगा के 1060 के टारगेट्स देखें। और कोलगेट पे सेल होगा 1250 के स्टॉक के साथ और टारगेट्स में देखूंगा 1200 के नज़दीक के। चलिए सुमित आपकी लिस्ट पर क्या होगा? एक सेल का कॉल है कोलगेट पामोलिव। कोलगेट के अंदर यहाँ से एक दबाव देखने को मिल रहा है। वैसे भी एफएमसीजी के सभी स्टॉक्स के अंदर हमें एक दबाव ही देखने को मिल रहा है। कोलगेट ऐसा लगता है कि शायद यहाँ से नीचे में 1200 या फिर 1180 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। और दूसरा स्टॉक है बाय में एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस यहाँ से ऐसा लगता है कि एक तेजी का मूव दिखाना चाहिए। 446 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। नीचे में 440 का इसमें स्टॉप लॉस लगाए। 450 के ऊपर सस्टेन करता है तो 462 रुपए तक के लेवल्स हमको एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर देखने को मिल सकते हैं। तो एलआईसी में बाय करके काम किया जा सकता है। स्टॉप लॉस भी छोटा सा बैठ रहा है यहाँ पे। चलिए एलआईसी में बाय करने की राय है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में। एक और कॉल ले लेते हैं। एसएमएस है ये। आरोशी मिश्रा ने पुणे से इन्फोसिस की 770 की कॉल 10 रुपये पे ली है इन्होंने और अब इसका भाव तो काफ़ी गिर गया है। अब आप शायद थोड़ा लेट हो गए इसको लेने में। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो इसमें से मितेश निकलें या फिर रखें इसको? अनुज स्टॉक रिपीट कर देंगे प्लीज। इन्फोसिस 770 की कॉल 10 रुपये पर। जी जी अनुज यहाँ पर आई थिंक निकल जाए क्योंकि जो स्टॉक में है आई थिंक एक ठहराव आ गया है। मेरे ख्याल से स्टॉक कंसोलिडेशन में जाएगा। 770 के प्राइस है ओके और 730 का इसका नीचे का बेस है, परंतु 7 जेटली और निर्मला सीतारमण दोनों मौजूद हैं। थोड़ा हाइड कर लो ना। आप रखो इधर प्लीज। मोबाइल थोड़ा सा खड़ा होना पड़ेगा, कैमरामैन को दिक्कत। चलिए 1 2 3 4 देखो, ऑडियो देखो। 1 2 Are you ready? Yes, sir. Please remain silent. Silent. मैं पहले अंग्रेजी में और फिर हिंदी में एक ब्रीफ बयान है आपको दे दूंगा। ठीक है। The Cabinet Committee on Security मोबाइल पीछे करा हुआ। सॉरी यार, पीछे जाओ। met under the chairmanship of the Honorable Prime Minister to take an assessment and discuss the incident that took place in Pulwama yesterday, in which a large number of CRPF personnel sacrificed their lives. The CCS observed 2 minute silence in the memory of those who laid down their life by making the supreme sacrifice for this country. It placed on record its deep gratitude of the whole nation to those who have made this sacrifice and expressed its condolences with the bereaved families.
The CRPF, of course, will make detailed arrangements with regard to transmitting and transporting their bodies of the deceased to their families. A detailed assessment of the incident was also taken. There are several details which are discussed in the CCS which are normally not be disclosed. But there are a few points which have to be shared with you. The Ministry of External Affairs will initiate all possible steps, and I'm here referring to all possible diplomatic steps which have to be taken to ensure the complete isolation from the international community of Pakistan, of which incontrovertible evidence is available of having a direct hand in this gruesome terrorist incident. The Ministry of External Affairs in due course will continue to keep you informed with regard to the steps that it is taking. The most favored nation status which had been granted to Pakistan stands withdrawn. The Ministry of Commerce will issue the necessary communications in this regard. The Ministry of External Affairs will also engage with the international community to make sure that the comprehensive convention on international terrorism, which has been pending for over 3 decades before the United Nations, particularly because of the definition of the word terrorism, is now adopted at the earliest. As far as our security forces are concerned, they will be taking all possible steps. Firstly, to ensure that full security is maintained, and secondly, to ensure that those who have committed this heinous act of terrorism and those who have supported it actively are made to pay a heavy cost for it. The Honorable Home Minister Shri Rajnath Singh Ji will be leaving for Srinagar along with a team of officials from our agencies and Home Ministry today. And on his return, at the earliest, possibly tomorrow, he'll be calling an all-party meeting to brief them about this incident. आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की एक बैठक हुई, जो कल पुलवामा में आतंकवादी घटना हुई है उसका आकलन करने के लिए और क्या क्या कदम उठाने चाहिए देश को। एक श्रद्धांजलि प्रस्ताव जो लोग शहीद हुए और जिन्होंने अपने जीवन का सर्वोच्च त्याग किया है इस राष्ट्र के लिए, उन जवानों के प्रति पारित किया गया। 2 मिनट का मौन भी रखा गया और सीआरपीएफ पूरे कदम उठाएगी कि उन शहीदों के शरीर उनके परिवारों तक पहुंचाए जाएं, ताकि पूरा देश उन शहीदों को सम्मानित कर पाए। जो वहां पर घटना हुई और वहां की वास्तविक स्थिति है उसका आकलन भी किया गया। विदेश मंत्रालय जितने भी डिप्लोमेटिक स्टेप्स है कूटनीति से संबंध इसमें संभव, उनको अब आरंभ करेगा। जैसे वो कदम उठाए जाते हैं उसकी जानकारी आप लोगों को विदेश मंत्रालय समय समय पर देता रहेगा। जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा पाकिस्तान को दिया गया था,
उसको वापस लेने का निर्णय आज सरकार ने किया है। वाणिज्य मंत्रालय इसके संबंध में जो सूचना जारी करनी है वो करेगा। 1986 में, आज से लगभग 33 वर्ष पूर्व, भारत ने यूनाइटेड नेशंस में कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म मूव किया था, जिस पे बहुत चर्चा हुई है, लेकिन वो अभी तक पारित इसलिए नहीं हुआ कि उसमें टेररिज्म, आतंकवाद शब्द की परिभाषा को लेकर अभी सबकी सहमति बाकी थी। तो अंतर्राष्ट्रीय समाज को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को, विदेश मंत्रालय और भारत संपर्क करेगा सब प्रमुख देशों को, ताकि उसको तुरंत पारित कर दिया जाए। जहां तक हमारे सुरक्षा दल हैं, वहां पर शांति और अमन बना रहे कश्मीर घाटी में, सुरक्षा के पूरे कदम कि ऐसे कोई और घटना ना हो, वो इसको अपनाएगी और वो कदम लेगी। और इसके साथ साथ जिन लोगों ने ये अपराध किया है आतंकवाद का और जिन्होंने उसको समर्थित किया है, उनको एक बहुत बड़ी कीमत इसकी अदा करनी पड़े। दे हैव टू पे अ हेवी प्राइस, अ हेवी कॉस्ट फॉर इट। इसके लिए वो पूरे कदम अपने आप उठाएगी। गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी आज श्रीनगर जा रहे हैं। वहाँ पर वो दिन भर बैठकें करेंगे और लौटने के बाद संभवतः कल वो सर्वदलीय बैठक बुलाकर वहाँ की परिस्थिति का जायजा उन लोगों को देंगे और सभी राजनीतिक दलों के साथ इसकी चर्चा करेंगे, ताकि पूरा राष्ट्र एक आवाज में इस परिस्थिति में रिएक्ट कर पाए। You see, I have made my statement. What had to be done? Normally there is no briefing after the CCS. What I had to say, I have already said, and I think you will also understand the restraint of the situation and desist from any further. Thank you.